Student, today topic is shortcomings of Bohr model. Very important topic in context with Kurukshetra University exam. अक्सर ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर शॉर्टकमिंग्स ऑफ बोहर मॉडल। तो मैंने 5 लिमिटेशंस लिखी हैं, ये इजी लैंग्वेज में है। नंबर 1, शॉर्टकमिंग नंबर 1, बोहर मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो याद रखिए, बोहर मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे कि हाइड्रोजनिक एटम, रिडबर्ग एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम, जैसे कि डबली आयनाइज लिथियम, ट्रिपली आयनाइज बेरिलियम, सिंगली आयनाइज हीलियम। सोडियम भी जो है हाइड्रोजनिक एटम तब बनेगा जब उसके ऊपर 10+ आएगा। तो इट इज वैलिड ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी बोहर मॉडल। दूसरी लिमिटेशन, बोहर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ many electron system. Third limitation, Bohr model also fails to explain the fine structure of one electron system. Bohr model failed to explain Zeeman effect, failed to explain Stark effect. Zeeman effect हम थर्ड यूनिट में बताएंगे, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। स्टार्क इफेक्ट वो भी अगले जब थर्ड यूनिट में है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिफ्थ लिमिटेशन, बोहर मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। ये भी जो है सिलेबस में हाइपर फाइन इंटरेक्शन भी है, वो भी हम करवाएंगे, लेकिन बोहर मॉडल स्पेक्ट्रम लाइन के हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो दीज आर मेन शॉर्टकमिंग्स या मेन लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल, जिसकी वजह से सोमरफेल्ड थ्योरी आई। तो सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल, जो कि मैंने अपने पहले वीडियोस में आपको करवा दिया है, सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल या फिर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बोहर मॉडल या फिर बोहर सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल। तो सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल सेमी क्लासिकल एंड सेमी क्वांटम दोनों तरह का ट्रीटमेंट इसमें यूज होता है। तो सोमरफेल्ड इंट्रोड्यूस मेनली टू एक्सप्लेन जो बोहर की लिमिटेशंस थी, तो बोहर मॉडल की लिमिटेशन को ओवरकम किया सोमरफेल्ड ने। तो Sommerfeld introduced mainly to explain fine structure of spectrum line. Sommerfeld model tried to explain fine structure of H alpha line, H beta line, and in Sommerfeld model, 2 modifications were made. एक तो हमने आपको करवाया था सोमरफेल्ड मॉडल में कॉन्सेप्ट ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट, जिसकी डिटेल मैं अब नहीं डिस्कस करूंगा। एक्सप्रेशन फॉर मैंने एनर्जी वहां पे डिराइव किया था, वही फॉर्मूला दोबारा आया था, E सफिक्स n इक्वल टू माइनस तो आएगा ही आएगा, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। एनर्जी के एक्सप्रेशन में RHC आता ही आता है। RHC जब तीनों इकट्ठे होते हैं तो दे कैरी डायमेंशन ऑफ एनर्जी। RHC हैज डायमेंशन ऑफ एनर्जी ml/t-2। R is Rydberg constant, H is Planck constant, C is speed of light in vacuum, Z is atomic number, N जो है ऑर्बिट नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ये तो बोहर मॉडल में भी बात हुई थी। तो सोमरफेल्ड में अगर हमने एलिप्टिकल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट सोमरफेल्ड ने इंट्रोड्यूस किया, तो कोई एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल तो इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं। सो नो एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल इज इंट्रोड्यूस्ड, सो फाइन स्ट्रक्चर कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। तो फिर सोमरफेल्ड ने फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए नॉन रिलेटिविस्टिक केस से हट के एक केस डिस्कस किया था, रिलेटिविस्टिक केस, वहां से फाइन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हुआ था। तो मैं फिर बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट करेक्शन, सोमरफेल्ड ने जो करेक्शन इंट्रोड्यूस की थी वो थी रिलेटिविटी करेक्शन। तो रिलेटिविटी केस इज इंपॉर्टेंट, डेट आई आल्सो डिस्कस इन वन ऑफ द लेक्चर, जिसका टाइटल ही यही है, रिलेटिविटी करेक्शन। सो रिलेटिविटी करेक्शन में ये टर्म आई थी, ये जो सेकंड टर्म है, दिस इज रिलेटिविटी करेक्शन। स्टूडेंट, ये है रिलेटिविटी करेक्शन का फॉर्मूला, ये नहीं, ये तो पहले ही आ रहा था। ये टी सफिक्सेंट तो टर्म वैल्यू है, यानी वेव नंबर। तो आर जेड स्क्वायर एन स्क्वायर तो बोहर मॉडल में भी आता था, लेकिन सोमरफेल्ड ने जब रिलेटिविटी करेक्शन इंट्रोड्यूस किया तो प्लस एक और टर्म आई थी, ये रिलेटिविटी करेक्शन है, विद द हेल्प ऑफ विच Sommerfeld was explained to fine structure of H alpha line as well as H beta line. मैं आपको फिर रिमाइंड कर दूं, H alpha, H beta line, these are members of first 2 members of Balmer series which belong to visible region. तो ये तो टर्म वैल्यू के एक्सप्रेशन है। अगर एनर्जी के एक्सप्रेशन,
टर्म वैल्यू या वेव नंबर के एक्सप्रेशन में हमेशा आर आएगा, बाकी चीजें तो आएंगी आएंगी, लेकिन एनर्जी के एक्सप्रेशन में मैंने अभी बोला आर नहीं, आर के साथ एच सी, आर एच सी जहां पे भी राइट साइड में दिख जाओ समझ लीजिए लेफ्ट साइड में एनर्जी है। राइट साइड में सिर्फ आर की इन्वॉल्वमेंट है तो समझ लीजिए लेफ्ट साइड में टर्म वैल्यू है यानी वेव नंबर है। सो टोटल एनर्जी तो नेगेटिव तो होएगा ही, तो ये कुछ सारी टर्म्स वही है, सिर्फ आर की रिप्लेसमेंट आर एच सी से होगी, तो यहाँ आर कॉमन लोगे और यहाँ पे आर एच सी कॉमन लोगे, बाकी तो वही आ जाएगा। जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर भी मैंने कॉमन लिया, तो ये एनर्जी की टर्म में मैंने एक्सप्रेशन लिखा। हाँ, अल्फा जो था फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 1 और 137 थी। अगर मैं अल्फा को 0 बना दूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इफ आई मेक अल्फा इज इक्वल टू 0, इफ आई मेक अल्फा इक्वल टू 0, तो ये टर्म गायब हो गया। देखो अल्फा 0 रखिए तो ये टर्म गायब हो गया, तो सिर्फ यही बचेगा जो कि नॉन रिलेटिविस्टिक केस, जो कि हमने पहले डिस्कस किया है, ये नॉन रिलेटिविस्टिक ट्रीटमेंट है ये वाला। तो ये देखो अगर अल्फा को 0 बनाते हैं तो वही एक्सप्रेशन आ जाएंगे वापस। तो अल्फा जो है, अल्फा एक फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है जो रिलेटिविटी करेक्शन में रोल प्ले करता है, मतलब जब भी रिलेटिविटी करेक्शन आएगी तो अल्फा वाली टर्म आएगी, याद करने का तरीका। सो रिलेटिविटी केस इज देयर, अल्फा इज प्रेजेंट, नॉन रिलेटिविटी केस इज देयर, अल्फा इज एब्सेंट, यानी ये वाली टर्म खत्म। और फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन यूजिंग सोमरफेल्ड मॉडल, ये भी मैंने एक लेक्चर एच अल्फा लाइन का वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आपको पहले पहुंच चुका है। सोमरफेल्ड मॉडल में एच अल्फा का फाइन स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले कहा था, एन की वैल्यू 3 है तो के की 3 पॉसिबल वैल्यू 3 2 1, एन की वैल्यू 2 है तो के की 2 पॉसिबल वैल्यू 2 1, जस्ट रिकैप्चुलेटिंग द थिंग्स। ये बोहर पिक्चर है, ये सोमरफेल्ड एनर्जी लेवल, ये सोमरफेल्ड एनर्जी लेवल है, ये n इक्वल टू 2 बोहर के मुताबिक, लेकिन k इक्वल टू 2 k इक्वल टू 1 सोमरफेल्ड के मुताबिक, n इक्वल टू 3 बोहर के मुताबिक, लेकिन सोमरफेल्ड के मुताबिक ये n इक्वल टू 3 नहीं है, 3 लेवल्स हैं, k3 k2 k1, हायर के हायर एनर्जी, लोअर के लोअर एनर्जी। तो दिस इज हाउ वी कंट्रास्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट बोहर पिक्चर एंड सोमरफेल्ड पिक्चर। एक तरफ कंपेयर एंड कंट्रास्ट का मतलब एक तरफ आइटम सोमरफेल्ड मॉडल, एक तरफ आइटम बोहर मॉडल। बोहर मॉडल में ये बार्मर सीरीज का फर्स्ट मेंबर है एच अल्फा लाइन, ये फाइन स्ट्रक्चर है। अब आपको कि ये ट्रांजिशंस कैसे ड्रॉ किए वो मैंने आपको बता दिया था, डेल्टा के सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल के ऊपर क्या लगते हैं, डेल्टा के इक्वल टू प्लस और माइनस 1, लेकिन बोहर पिक्चर में सिलेक्शन रूल एन पे क्या लगते हैं, डेल्टा एन इज इंटीजर, एंड आई टोल्ड यू डेल्टा के हमेशा फाइनल के माइनस इनिशियल के। तो जैसे ये k2 है k1 है, तो इस ट्रांजिशन में देखिए 2 माइनस 1 यानी 1, तो इसमें आ गए तो ये अलाउड है। इसमें देखिए 1, ये फाइनल, ये देखो इनिशियल से फाइनल है तो ये फाइनल माइनस इनिशियल, 1 माइनस 2 माइनस 1 तो अलाउड है। ये देखिए ये इनिशियल से फाइनल, ये 2 है ये 3 है, 2 माइनस 3 माइनस 1 तो अलाउड है। तो ये सेट ऑफ 3 लाइंस जो है, दीज आर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन। So limitations of Sommerfeld model क्या है? ऐसे मीन Sommerfeld model. What are the limitations? बोहर पिक्चर की shortcomings है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, राइट डाउन shortcomings of Sommerfeld model. So Sommerfeld model explains practically fine structure problem, लेकिन एग्जैक्ट नंबर जो है वो 5 है, लेकिन Sommerfeld ने 3 लाइंस का एक्सप्लेन किया था। तो सोमरफेल्ड ने तो 3 लाइंस बताई फाइन स्ट्रक्चर में एच अल्फा लाइन की, लेकिन प्रैक्टिकली देखा तो एच अल्फा का फाइन स्ट्रक्चर में 5 लाइंस थी। तो सोमरफेल्ड ने फाइन स्ट्रक्चर प्रॉब्लम को एक्सप्लेन तो किया, लेकिन एग्जैक्ट नंबर जो एच अल्फा लाइन का वो एक्सप्लेन नहीं किया। वो आगे एक्सप्लेन करने वाला मॉडल था वेक्टर एटम मॉडल। तो वेक्टर एटम मॉडल नेक्स्ट ट्रीटमेंट में आएगा। अभी तो हम क्योंकि 4-5 लिमिटेशंस है वो मुझे अभी लिखवानी है, लिमिटेशंस ऑफ सोमरफेल्ड मॉडल। So student, I was discussing limitations of Sommerfeld model. Very important shortcoming number 1 of Sommerfeld model is it explains practically fine structure problem, but it exact number of fine structure components could not be predicted. जैसे कि H alpha line का fine structure Sommerfeld model ने 3 कहा था, लेकिन practically H alpha की fine structure में 5 lines आती हैं, जो कि Sommerfeld मॉडल उन 5 लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो दिस इज द बिगेस्ट शॉर्टकमिंग ऑफ Sommerfeld मॉडल। सेकेंड लिमिटेशन या शॉर्टकमिंग ऑफ Sommerfeld मॉडल इज इंटेंसिटी वेरिएशंस।
हम आपको इंटेंसिटी रूल्स भी बताएंगे, जैसे इन एडिशन टू सिलेक्शन रूल इंटेंसिटी रूल्स आर आल्सो देयर. So intensity variation of spectral line could not be explained by Sommerfeld. Shortcoming number 3 of Sommerfeld model: effect of external magnetic field and electric field on spectral line. Sorry, effect of external magnetic field and electric field on spectral line could not be explained by Sommerfeld model. यानी जीमन इफेक्ट, जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो जीमन इफेक्ट, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो स्टार्क इफेक्ट. स्टार्क इफेक्ट में स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. स्टार्क इफेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंपॉर्टेंट, लेकिन जीमन इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड इज इंपॉर्टेंट. तो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन स्पेक्ट्रल लाइन कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय Sommerfeld model. And the fourth shortcoming of Sommerfeld model, it failed to explain HFS. HFS की full form होती है hyperfine structure, which we will tell in subsequent lecture. So it failed to explain hyperfine structure of spectrum lines. तो जो सोमरफेल्ड मॉडल की लिमिटेशंस थी उसको ओवरकम करने वाला जो मॉडल है वो है वेक्टर एटम मॉडल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, वेक्टर एटम मॉडल. एक क्वेश्चन भी आया था, राइट डाउन वेरियस क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद वेक्टर एटम मॉडल. वो अलग मैं लेक्चर बनाऊंगा. फिलहाल मैं आपको आइडिया दे देता हूँ. वेक्टर एटम मॉडल इट कुड एक्सप्लेन, जो सोमरफेल्ड मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हुआ वो वेक्टर एटम मॉडल से एक्सप्लेन हुआ. सो वेक्टर एटम मॉडल कुड एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम. जैसे हाइड्रोजन एटम की एच अल्फा के ही फाइन स्ट्रक्चर मैं ज्यादातर एक्सप्लेन कर रहा हूँ. So according to vector atom model, orbital angular momentum and spin angular momentum, they are coupled together to give total angular momentum. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे जितनी भी एटॉमिक फिजिक्स इसी लाइन के ऊपर बेस है. ये संजीवनी बूटी है, ये मंत्र है, समझ लो एटॉमिक फिजिक्स का ये वाला. अकॉर्डिंग टू ये लाइन को आप याद रख लो बस. अकॉर्डिंग टू वेक्टर, व्हाट डज वेक्टर एटम मॉडल से? According to vector atom model, मैं फिर बोल दूं, orbital angular momentum and spin angular momentum are coupled together to give total angular momentum. ये L vector is orbital angular momentum, S vector is spin angular momentum, J vector is total angular momentum. तो ये रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, जैसे दो मोशंस होती है, इलेक्ट्रॉन की मोशंस, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल मोशन है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन अपनी एक्सिस के अराउंड. जैसे अर्थ की भी दो मोशन होती है, एक अर्थ की रोटेशन होती है, एक अर्थ की रेवोल्यूशन होती है. अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ऑर्बिटल मोशन. अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, स्पिन मोशन. इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की भी दो मोशन होती है, स्पिन मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन. स्पिन मोशन गिव्स राइज टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल मोशन गिव्स राइज टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. जितनी मोशंस होंगी उतने एंगुलर मोमेंटम एसोसिएट होंगे. तो इसलिए आप कहोगे दो ही एंगुलर मोमेंटम क्यों लिए, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम. स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. So these two angular momentum, namely orbital and spin, they will be coupled, combined together to give total. ये J जो है इन दोनों का रिजल्टेंट सम है, ये ऑर्डिनरी सम नहीं है, ये वेक्टोरियल एडिशन है. ये देखो, ये वेक्टर ट्रीटमेंट आपको आता होगा. टू वेक्टर टेकन इन सेम ऑर्डर, रिजल्टेंट इज गिवन इन अपोजिट ऑर्डर. एल वेक्टर का इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट, एस वेक्टर जहां एल का टर्मिनल पॉइंट मैंने एरो से डिनोट किया, जहां एल का टर्मिनल पॉइंट है वहां एस का इनिशियल पॉइंट है. तो ये एस का टर्मिनल बच गया, एल के इनिशियल से एस के टर्मिनल की तरफ एक एरो ड्रॉ करो, दिस इज जे वेक्टर. ये वेक्टर ट्रीटमेंट जैसे है. तो ये ऑर्डिनरी सम नहीं एल प्लस एस, ये जे वेक्टर है. और मैं अभी आप बता दूं, ये वेक्टर एल मोड को आपको पता है एंगुलर मोमेंटम, एनीथिंग व्हिच इज मल्टीपल ऑफ एच क्रॉस इज एंगुलर मोमेंटम. सो एच क्रॉस इनटू एल स्टार मतलब एंगुलर मोमेंटम है. लेकिन एल स्टार जितनी भी स्कैर्ड क्वांटिटी, स्टार एस टी ए डबल आर ई डी, ये स्टार है, ये कोई सजावट नहीं है. स्टार इज इंपॉर्टेंट. स्टैंड क्वांटिटी कम्स फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स. तो एल स्टार इज रूट एल इंटू एल प्लस वन. और ये एल वेक्टर का मोड है, ये भी एल है, ये भी एल है, लेकिन इस एल और इस एल में फर्क है. ये लेफ्ट साइड पे है, ये राइट साइड पे है. ये ध्यान दे स्टूडेंट, ये जो राइट साइड वाला होता है हमेशा क्वांटम नंबर होता है, लेफ्ट साइड वाला हमेशा एंगुलर मोमेंटम है. तो ये ऑर्बिटल, ये भी ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. और मोड का मतलब मैग्नीट्यूड. तो एक सिंबल होता है, एक मतलब होता है. ये नहीं कि सेल को एल से आप कैंसिल करने की कोशिश करें, नो.
दिस सेल इज डिफरेंट फ्रॉम दिस सेल. ये राइट साइड वाला क्वांटम नंबर, लेफ्ट साइड वाला एंगुलर मोमेंटम. तो एल वेक्टर का मोड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एम इन एंगुलर मोमेंटम. और जो ये लेफ्ट साइड वाला है और जो राइट साइड, ये देखिए राइट साइड वाला एल क्या है? क्वांटम नंबर. कौन सा? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर. ठीक है, इसी तरीके से एस वेक्टर का मोड. अगर आपको ये लिखना आ गया, तीन चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी. एक तो ऑर्बिटल वाली, एक स्पिन वाली, एक टोटल वाली. ये वेक्टर एटम मॉडल ही समझा रहा हूं मैं अभी. वेक्टर एस का मोड क्या आएगा? एच बार इंटू एस स्टार. एस स्टार का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस वन. फिर वही चीज, फिर हिस्ट्री रिपीट हो रही है. ये एस और इस एस में फर्क है. ये एस स्पिन, क्योंकि राइट साइड में जो होगा वो क्वांटम नंबर, और ये स्मॉल अल्फाबेट्स में डिनोट करेंगे. ये स्पिन क्वांटम नंबर, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और ये मोड है. किसी भी वेक्टर का मोड स्केलर होता है. अब ये वेक्टर हटेगा तो एस ही बच जाएगा, लेकिन इस एस और इस एस में फर्क है, क्योंकि वो एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड है, ये क्वांटम नंबर से रिलेटेड है. मैंने लिख भी दिया. और इलेक्ट्रॉन तो फर्मियन है. यू नो फर्मियंस आर हाफ इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल. इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ होती है. इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन है, लेप्टॉन फर्मियन है, और इसकी स्पिन हाफ होती है. इसी तरीके से जे वेक्टर का मोड इज इक्वल टू एच क्रॉस जे स्टार. जे स्टार मीन स्क्वायर रूट जे इनटू जे प्लस वन. फिर वही बात, ये एंगुलर मोमेंटम है, ये क्वांटम नंबर है. कौन सा? जे वेक्टर का मोड ये बार डबल लाइन में मैग्नीट्यूड किसका? टोटल एंगुलर मोमेंटम. एंड दिस जे राइट साइड वाला जो जे है, राइट साइड वाला टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. और ये वेक्टोरियल एडिशन है, ये वेक्टर सम है. दिस इज नॉट ऑर्डिनेट सम. और जब ये वेक्टर हटेगा, जब ये वेक्टर हटता है, तो ये वेक्टर जब हटा दिया तो उसको लिखना कैसे होता है? एल प्लस एस से लेके मोड एल माइनस एस, यानी एल प्लस एस, फिर इस एक कम एल प्लस एस माइनस वन, फिर एक कम एल प्लस एस माइनस टू, लास्ट में मोड एल माइनस एस. इधर से जाएंगे तो एक कम होता जाएगा, इधर से जाएंगे तो एक बढ़ता जाएगा. जैसे ये वैल्यू मोड एल माइनस एस जो भी सोल्व करके आएगी, तो फिर मोड एल माइनस एस एक प्लस हो जाएगा. इधर से इंक्रीमेंट, इधर से डेक्रीमेंट, और दो कंसेक्टिव वैल्यू के बीच में गैप वन है. ये इसमें से एक घटाओगे तो ये वन ही आएगा. सो डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव वैल्यू जे शुड बी इक्वल टू वन. अब ये जे की मैक्सिमम वैल्यू है, जे की मिनिमम वैल्यू है. मैक्सिमम तब होगा व्हेन एल एंड एस आर इन सेम डायरेक्शन, एंड मिनिमम तब होगा व्हेन एल एंड एस आर इन अपोजिट डायरेक्शन. So that's what about my today's lecture. Next we will continue in next video. Thank you.